वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 6 मई 2021 और 6 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है तो बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के अंतर्गत तमाम वीडियो जो चैनल पर अपलोड होते हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए सभी को देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिए। अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 4 माह के करंट अफेयर्स का लिंक यहाँ पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप जाके वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये सभी करंट अफेयर्स को उसमें शामिल किया गया है, तो आप वहां पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी की कौन सी प्रकाश वर्ष मनाई गई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं प्रकाश वर्ष मनाई गई थी और यहाँ से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने आपको वहां पर डिटेल बताया था पिछले वाले वीडियो में, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं जो यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और मई माह का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है और 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे जैसे ये दिवस आगे बढ़ता जाएगा जो भी प्रमुख दिवस व तिथियां होगी वो यहाँ पर मैं अपडेट करता जाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में ममता बनर्जी कौन सी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरी बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में ये जान लेते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में प्रचंड जीत के बाद 5 मई 2021 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली है। ये आपको ध्यान रखना है, तीसरी बार शपथ ली गई है और इस प्रकार एक बार फिर से बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विधानसभा चुनाव 2021 में तीसरी बार इन्होंने, मतलब जीत के बाद तीसरी बार इन्होंने ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, अब बात आई है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये मैप में पश्चिम बंगाल की स्थिति है और यहाँ पे बगल में देखते हैं ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है और इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार स्थित है। और यहाँ पर आगे है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उद्गम यहीं से हुआ था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो उद्गम हुआ था भारत के अंतर्गत ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। आप सभी को पता है कि वास्को डी गामा जब भारत आए थे ये कालीकट पे, मतलब कालीकट का जो तट थे यहाँ पे पहली बार आए थे और यहाँ के जो तत्कालीन शासक थे जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया था। हालांकि वहाँ के जो मतलब कि व्यापारी जो थे, मतलब लोकल जो व्यापारी थे, इनका विरोध भी किए थे, तो ये ध्यान रखेगा। और यहीं से मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का उद्गम हुआ था। और पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात किया जाए तो ये होगा कोलकाता, जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की प्रमुख भाषा यानी कि राजकीय भाषा जो है ये बांग्ला है। और राज्यपाल अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के हैं जगदीप धनखड़ और उसके बाद मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनी है ममता बनर्जी, पुनः तीसरी बार ये शपथ ली है, अभी मैंने आपको बताया। और लोक नृत्य की अगर बात किया जाए पश्चिम बंगाल की तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस यहाँ की मतलब प्रमुख लोक नृत्य है। ये सब चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 500। आपको बता दूं कि बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार छोटी बड़ी सभी प्रकार के मशीनों और उपकरणों को जुटाने में लगी है, ये ध्यान रखिएगा। और राज्य सरकार मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद की घोषणा की है और राज्य में अभी वर्तमान में 3650 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी वर्तमान में मौजूद है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, ये क्या होता है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग मरीजों के पास ऑक्सीजन देने में होता है और यह मशीन हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करके मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद की जाएगी कुल मिलाकर 500। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार के बारे में एक बार पुनः देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी की अगर बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय पक्षी गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पशु बैल, राष्ट्रीय वृक्ष पीपल, राष्ट्रीय फूल गेंदा और जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल 93,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और यहाँ की अगर लोक नृत्य की बात किया जाए तो जाट जाटिन, कजारी,
पनवारिया और विदेशिया यहाँ की बिहार की प्रमुख लोक नृत्य है। और आप जो इस इमेज में देख रहे हैं ये बिहार का बोधि वृक्ष है, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। सॉरी, ये ध्यान रखिएगा, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये आपका मतलब बिहार का राजकीय चिन्ह है। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टी रविशंकर अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक टी रविशंकर को केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया है। ये ध्यान रखिएगा, चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और वह इस पद पर बीपी कानूनगो डिप्टी गवर्नर का स्थान लेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ चीजें हैं, उन्हें एक बार पुनः देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, तो 1 अप्रैल 1935 को यह स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जैसे कि 1937 में अस्थायी रूप में बंबई में स्थापित किया गया, ये ध्यान रखेगा। और आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न काफी ज्यादा पॉपुलर है, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और आरबीआई का अगर प्रतीक चिन्ह की बात किया जाए तो ताड़ का पेड़ और बाघ है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ताड़ का पेड़ और बाघ आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। और वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि उर्जित पटेल की जगह पर है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को यहाँ से आपको याद रखनी है। चलिए चौथा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये घोषणा किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया है। और इस घोषणा के बाद सभी चिन्हित पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये भी घोषणा यानी कि पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बढ़ सकते हैं। ये भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश की स्थिति है और मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 ईस्वी तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर 1 नवंबर 2000 ईस्वी तक ये भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी ये 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, जबकि बिहार से झारखंड का जो बंटवारा हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। और यहाँ पे 52 जिले हैं। प्रथम राजभाषा हिंदी, द्वितीय सिंधी और बुंदेली, ये तीसरी, ये प्रमुख राजभाषा जो यहाँ पे बोली जाती है। और इसका जो गठन हुआ था ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल है ये आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये ध्यान रखिएगा। विधानसभा की 232 सीटें और राज्यसभा की 11 तथा लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश में है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांगो गणराज्य ने अभी हाल ही में इबोला के प्रकोप की घोषणा कर दी, इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो ने आधिकारिक तौर पर इबोला प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांगो। और इबोला वायरस की जो खोज हुई थी वो सबसे पहले 1976 में इबोला नदी के पास हुई थी। ध्यान रखिए इबोला होगा, इबोला नदी के पास हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राइवेट परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे इस पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप में pre21 लिख के मैसेज करें। और ये ध्यान रहे इसका जो फी है ये 399 रुपये है, ये 1 वर्ष के लिए है और इसका जो वैलिडिटी है 31 दिसंबर 2021 तक का है। इससे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी से काफी सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो काफी अच्छी क्वालिटी का होगा, जो कि प्री एग्जाम में आपकी काफी मदद करेगा। आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण भी आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेवारी हमारी है, यहाँ पर आपकी करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी हो जाएगी। बिहार जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी चीजें जो यहाँ पे लिखी गई है वो सभी आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, जिससे कि दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सफिशिएंट है आपके प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो एक बार आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके आप इसका डेमो पीडीएफ भी मंगा के देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप निर्धारित कीजिएगा ज्वाइन करना या फिर नहीं। चलिए अगला प्रश्न, 6वां नंबर प्रश्न कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को P-81 विमान की बिक्री की मंजूरी दे दी है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को ये मंजूरी दिया गया है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को P-81 विमान की बिक्री की मंजूरी दे दी है और इन विमानों का उत्पादन बोइंग द्वारा किया जा रहा है और ये लंबी दूरी का विमान है, ये ध्यान रखिएगा। और इस सौदे की जो अनुमानित लागत है ये 18,000 करोड़ रुपये है और भारत के पास पहले से ही P-81 के 8 विमान मौजूद है, 8 P-81 विमान मौजूद है, जिन्हें कि हिंद महासागर में चीन के पोतों और पनडुब्बी पर निगरानी रखने के लिए तैनात किया गया, ये ध्यान रखिए। और P-81 विमान
तूफान जो है लंबी दूरी का एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन से यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो अभी हाल ही में ये जो मतलब बिक्री की मंजूरी दिया गया, ये अमेरिका के द्वारा दिया गया है और इस विमान का नाम है P-81। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 मई को अभी हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया है। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य भर में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, 4 मई को ये किया गया था। और इस आयोजन के दौरान सार्वजनिक में सभी चापाकलों के किनारे शोकता एवं अन्य जल संचयनों पर चर्चा की गई ताकि राज्य में जल संरक्षण को लेकर आगे दिशा निर्देश दिया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा 4 मई को भी हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने विधायक फंड से कितनी करोड़ की राशि कोरोना के जंग के लिए खर्च करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 636 करोड़ रुपए। राज्य में कोरोना को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में विधायकों व विधान पार्षदों को मिलने वाली राशि में 2 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है और वर्तमान में सभी विधायकों और विधान परिषद उप मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत सालाना 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया है कि मतलब इसमें जो राशि जो मिलती है इनमें से 2 करोड़ रुपए की कटौती की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुल मिलाकर जो खर्च की घोषणा की गई है कोरोना जंग के लिए, तो 636 करोड़ रुपए इस फंड से मतलब कि कोरोना जंग के लिए खर्च करने का मतलब निर्णय लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही इसके लिए पोर्टल की भी शुरुआत की है और इस योजना का उद्देश्य भारत के प्राकृतिक संसाधनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को लोकप्रिय बनाने में सहयोग देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन प्रोत्साहित योजना की जो शुरुआत की गई है, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसका जो उद्देश्य है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, इस योजना का जो उद्देश्य है ये भारत में प्राकृतिक संसाधनों के साथ जो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पाद जो भी बेचे जाते हैं, तो इसमें जो ब्रांड है भारतीय ब्रांड, इनको मतलब कि लोकप्रियता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। तो 10वां प्रश्न हमारा है कि बिहार में अब 16 टन की जगह प्रतिदिन कितने टन तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 110 टन तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। इसके बारे में आपको बता दूं कि तरल मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि LMO की आपूर्ति की स्थिति बिहार में अब प्रतिदिन लगभग 110 मीट्रिक टन तक हो चुकी है और उद्योग विभाग की मॉनिटरिंग सेल से मिली जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल को 16 टन LMO की आपूर्ति हुई, जो कि अब बढ़कर 110 टन हो गई है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त बिहार में एयर सेपरेशन यूनिट से 34 टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 110 टन तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति मतलब की जाएगी प्रतिदिन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो मनाया गया, ये 4 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रति वर्ष 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है और सूत्रों के मुताबिक इस वर्ष के थीम को अभी तक घोषित नहीं किया गया है, तो ये ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन, इसकी थीम क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, ये सभी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने पिछले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद।